नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि मैं आगे वाली वीडियो हिमनद के बारे में यानी कि ग्लेशियर के बारे में बनाऊंगा, तो उन्हीं ग्लेशियर से संबंधित आज वीडियो आपके समक्ष में लेके आ रहा हूँ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादातर देखिए और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते चलिए। देखिए दोस्तों, हिमनद को पढ़ने से पहले यानी कि ग्लेशियर्स को पढ़ने से पहले आपको ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिमनद होते क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हिमनद होते क्या है। हिमनद को ही ग्लेशियर्स बोलते हैं, हिंदी में इसको हिमनद बोलते हैं। तो देखिए हिमनद क्या है कि जिस तरीके से नदी में प्रवाह होता है और नदी में पानी होता है वो प्रवाह होता है नदियों में, जबकि हिमनद क्या होते हैं, हिमनद होते हैं कि स्नो यानी कि हिम या बर्फ इनके प्रवाह होने वाली एक नदी मान लीजिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमनद। हालांकि ये इनका जो प्रवाह होता है यानी कि बर्फ़ का जो प्रवाह होता है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है। तो हम कह सकते हैं कि हिमनद क्या होते हैं कि बर्फ़ या फिर हिम का प्रवाह होने वाला, धीमी गति से प्रवाह होने वाली जो नदी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमनद कहते हैं। अब इसके बाद एक शब्द आता है हिमनद के बाद, हिमरेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नो लाइन। क्या बोलते हैं, स्नो लाइन। इसको भी समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए स्नो लाइन क्या होती है कि जिस तरीके से आपको पता है कि कर्क रेखा, मकर रेखा ये होती हैं, ये कैसी लाइन होती हैं, काल्पनिक लाइन होती हैं, यानी कि मानव द्वारा निर्मित होती हैं। हमने मान लिया है कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और यहाँ से मकर रेखा गुजरती है। उसी तरीके से हिम रेखा या स्नो लाइन क्या होती है, ये भी एक काल्पनिक लाइन है। ये डिपेंड करती है ऊंचाई पर, यानी कि हिम रेखा से ऊपर अगर ये मान लीजिए कहीं पर हिम रेखा है तो इससे ऊपर वर्ष भर क्या होगा कि हिम से ये ढका रहेगा, यानी कि वर्ष भर इसके ऊपर, यानी कि ये अगर पहाड़ है तो इसके ऊपर क्या होगी, हिम होगी, यानी कि बर्फ का आवरण रहेगा। समझ रहे हैं आप, वर्ष भर पूर्णतया साल में कभी भी बर्फ पूरी तरीके से नहीं पिघलेगी, हमेशा इसके ऊपर हिम रेखा के ऊपर बर्फ का आवरण रहेगा वर्ष भर, यानी कि पूर्णतः कभी भी बर्फ जो है वो नहीं पिघलेगी। हो सकता है थोड़ा सा पिघले लेकिन यहाँ पर हमेशा बर्फ रहेगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिम रेखा बोलते हैं। अब देखिए हिम रेखा में परिवर्तन ऋतुओं के हिसाब से भी होता है, साथ ही साथ अगर स्थिति को परिवर्तित करें तो भी हिम रेखा बदल जाती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि भूमध्य रेखा जो है यानी कि जो विषुवत रेखा है उसके आसपास के क्षेत्र से अगर हम लोग ध्रुवों की तरफ बढ़ें, आपने ध्रुवों पर देखा होगा कि ध्रुवों पर सागर के ही तल के आसपास पूरी तरीके से बर्फ जमा रहती है। वहाँ पर तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं होते भी हैं, ग्लेशियर्स ऊंचे ऊंचे भी होते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि ये विषुवत रेखा है, मान लीजिए ये क्या है आपकी विषुवत रेखा, या ऐसे करके मैं अर्थ बना देता हूँ, ये पृथ्वी है और ये क्या है, विषुवत रेखा। आपको पता है यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें विषुवत रेखा से, जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हिम रेखा की ऊंचाई में परिवर्तन होता जाता है। और परिवर्तन भी कैसा होता है, हिम रेखा की ऊंचाई घटती चली जाती है और घटती चली जाती है। और जब ध्रुवों पर हम बात करें तो ध्रुवों पर हिम रेखा की जो ऊंचाई होती है वो समुद्र तल की ऊंचाई के बराबर हो जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि ध्रुव जो होते हैं वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं, वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं, जबकि वो नीचे ही होते हैं, सागर के जस्ट सटे हुए भाग पर ही आप देखेंगे कि बर्फ ही बर्फ होती है ध्रुवों पर। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम धीरे धीरे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी जो हिम रेखा है इसकी ऊंचाई घटती जाती है और ध्रुवों पर जाकर ये समुद्र तल को प्राप्त कर लेती है। बात करें अगर विषुवत रेखा पर, यानी कि विषुवत रेखा को ही हम लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। जब मैं आपको आगे कभी पढ़ाऊँगा ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें अक्षांश, देशांतर और इन सब के विषय में बताऊंगा, तो वहाँ पर हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप बस इतना समझिए कि ये भूमध्य रेखा है, इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि हिम रेखा की विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर ऊंचाई कितनी होती है एवरेज, तो यहाँ पर जो एवरेज ऊंचाई होती है वो लगभग 6000 मीटर होती है। ठीक है। और अगर हम धीरे धीरे, आपको पता ही है कि जब हम धीरे धीरे यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर तो समुद्र तल को प्राप्त कर लेती है, यानी कि हिम रेखा यहाँ पर समुद्र तल को प्राप्त कर लेती है।
इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़े और जानें कि जो हिमालय पर्वत होता है या हिमालयी क्षेत्र है, वहाँ पर जो हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी होती है। हालांकि मध्य हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, इनमें हिम रेखा जो है उसकी औसत ऊंचाई अलग अलग है। लेकिन अगर हम लोग पूरा एक कॉम्प्रहेंसिवली अगर हम लोग देखें तो हिमनद की जो ऊंचाई, मतलब कि जो हिम रेखा है उसकी ऊंचाई अगर हम बात करें हिमालय पर, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हिमालय पर अगर हम लोग हिम रेखा की बात करें तो हिमालय पर हिम रेखा की जो औसत ऊंचाई होती है वो लगभग 5500 मीटर होती है। तो क्या आपको ये समझ में आ गया कि हिम नद क्या होता है और हिम रेखा क्या होती है, क्योंकि इनको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी हम लोग आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज मैंने दे दी। अब बढ़ते हैं और जानते हैं कि किन किन राज्यों में कौन कौन से हिमनद जो हैं वो प्रमुख हैं और उनको समझना हमको पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है कि काराकोरम या लद्दाख क्षेत्र। आपको पता है कि जो इस तरीके से भारत का जो नक्शा है, अगर हम लोग बात करें इस तरीके से जो भारत का नक्शा है, तो आपको पता है ये इधर का पूरा रीजन अगर आप लोग देखें एक तरीके से तो ये लद्दाख का पड़ता है और इधर जम्मू एंड कश्मीर है। अब लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों ही क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो अगर हम लोग बात करें कि जो काराकोरम श्रेणी है, आपको पता ही सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी, तो काराकोरम श्रेणी पर प्रमुखता आपके ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। इनमें बहुत ही ज़्यादा प्रमुख हैं सियाचिन, ससाइनी, बालटोरा, हिस्पार, ब्याफो। ठीक है, ये आपके जो 5 हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सियाचिन, ससाइनी, बालतोरा, हिस्पार और ब्याफो। और अगर हम लोग बात करें कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो है आपका सियाचिन। और सियाचिन की कभी कभी पूछ लेता है कि ये कितने मीटर का है, तो ये आपका सियाचिन जो है वो आपका 72 किलोमीटर का है। ठीक है, इतना है, क्लियर। देखिए अगर हम लोग बात करें, उसके बाद मैंने बताया आपको सियाचिन है, बालतोरा है, हिस्पार है, ब्याफो है, और साथ ही साथ इसमें चोंगोलुंगमा है, खुरदौला है, कोन्यांग है, रुंडुन है। ये सभी जो आपके ग्लेशियर्स हैं ये किस में पढ़ते हैं, काराकोरम श्रेणी में पढ़ते हैं, या कह सकते हैं कि एक तरीके से लद्दाख का जो क्षेत्र है उसमें पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसमें जो बालटोरा, हिस्पार और ब्याफो, ये 3 जो ग्लेशियर हैं ये मुख्यतः आपका जो लद्दाख का क्षेत्र पाकिस्तान के पास है, यानी कि कह सकते हैं गिलगिट बल्टिस्तान जो है पाकिस्तान में, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं और जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से आपके ग्लेशियर्स प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए एक है रिमो, पुनमाह, रूपल, सपाट और दियामीर। रिमो, पुनमा, रूपल, सपाट और दियामीर, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाने वाले प्रमुख ग्लेशियर हैं। इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से मुख्यतः ग्लेशियर हैं। एक है गोरा, दक्का, भागा, व्यासकुंड, सोनापानी, किलोंग। इनको आप याद रखेंगे। क्या क्या है, गोरा। अब भाई गोरा एक कोई व्यक्ति है, गोरे को अगर धक्का दोगे यानी कि धक्का दोगे तो बताइए वो भागेगा और भाग के कहाँ गिरेगा, ब्यासकुंड में, और ब्यासकुंड में क्या होगा, पानी होगा। तो इस तरीके से भी आप आ सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है गोरा और उसको अगर आपने धक्का दिया तो बताइए धक्का दोगे तो वो भागेगा और भाग के कहाँ गिरेगा, व्यासकुंड में, और व्यासकुंड में क्या है, पानी। तो आपका गोरा, धक्का, भागा, व्यासकुंड, सोनापानी और किलोंग, ये प्रमुख ग्लेशियर्स जो हैं वो पाए जाते हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये सब जो ग्लेशियर्स हैं वो आपको जो उत्तर के इलाके हैं, यानी कि जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है वहीं पर मिलते हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स हैं जहाँ पर बर्फ़ चाहिए। बर्फ़ जो होती है वो आपकी कहाँ मिलती है भाई, बड़े बड़े पहाड़ों पर मिलती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मिलती है, वहीं पर तो बर्फ़ मिलती है। तो अब देखिए आप उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में कौन कौन से प्रमुख ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, तो उनके विषय में समझिए। गंगोत्री है, आपको पता है गंगोत्री से ही गंगा नदी निकलती है। यमुनोत्री है, यमुना नदी से। केदारनाथ, मिलाम, चौराबाड़ी, कालाबलंद और पंचचुल्ली। देख रहे हैं आप, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, मिलाम, चौराबाड़ी, कालाबलंद और पंचचुल्ली। इनमें जो बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है वो है चौराबाड़ी। इसको आप याद रखिए, चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है या बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है इसी के पिघलने से
एक प्रमुख सरोवर बनता है जिसका नाम था आपका गांधी सरोवर। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, जिसका नाम था गांधी सरोवर। जो केदारनाथ मंदिर है ना, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही ये ग्लेशियर आपका पाया जाता है, चौराबाड़ी ग्लेशियर। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इस ग्लेशियर की जो आइस है यानी कि जो बर्फ है, उसके पिघलने से गांधी सरोवर जो एक सरोवर है या झील एक तरीके से समझ सकते हैं, वो बन जाती है। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, मिलाम, चौराबाड़ी, कालाबलंद और पंचचूली ये प्रमुख ग्लेशियर्स पाए जाते हैं उत्तराखंड में। हालांकि आपको पता है कि बहुत से ग्लेशियर हैं, आप देखेंगे तो आपको एक एक स्टेट में यानी उत्तराखंड में कई ग्लेशियर मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रमुख हैं हम उन्हीं की बात करते हैं। देखिए उसके बाद देखिए सिक्किम में कौन कौन से प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। एक है जेमू, एक है लोनक और एक है राथोंग। एक है जेमू, एक है लोनक और एक है राथोंग। जेमू ग्लेशियर से ही सिक्किम में तीस्ता नदी जो है वो वहाँ से प्रवाहित होती है। तो वही मैंने लिखा है कि जेमू और तीस्ता, साथ ही साथ आप इसको याद रखिए, जेमू, लोनक और राथोंग सिक्किम से ये जो प्रमुख ग्लेशियर्स हैं इनके बारे में काफ़ी बार पूछा गया है। अब देखिए अगला देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं। एक है कांगटो, एक है विचोम और एक है मजगोल। कांगटो, विचोम और मजगोल। कांगटो, विचोम और मजगोल ये प्रमुख ग्लेशियर्स कहाँ पर पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। तो आपने देखा कि मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया है कि क्या हिमनद होते हैं और साथ ही साथ क्या हिमरेखा होती है, और हिमरेखा के साथ साथ विभिन्न राज्यों में आने वाले जो प्रमुख ग्लेशियर्स हैं उनके विषय में भी मैंने आपको समझा दिया। रहा आज के प्रश्न के बारे में, तो आपको ये प्रश्न जो है वो बताना है कि विश्व में अगर ध्रुवों को छोड़ दें तो विश्व में सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है और कौन सा है। ये आपको आज का आपके लिए प्रश्न है, इसको आपको बताना है। तो प्रश्न आपका क्या है, क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व में, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, विश्व में ध्रुवों को छोड़ दें, ध्रुवों को छोड़कर पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। और इस ग्लेशियर का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। और जो मैंने एक प्रश्न लास्ट वीडियो में पूछा था, मैं इस वीडियो में उसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो वो सबसे ऊंचा दर्रा जो है वो काराकोरम दर्रा है। ये मैंने आपको कल का जो प्रश्न यानी कि लास्ट वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके विषय में बता दिया। तो आप देख ही रहे हैं पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए ये है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बहुत ही ज़रूरत हो तो घर से बाहर निकलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लगातार आप वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।